जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 12 मैथ्स को बुक RS अग्रवाल से शुरू से अंत तक बताया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चले जाइए, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अन्यथा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो वहाँ पर हर एक चैप्टर का नाम और उसका लिंक एक मिलेगा आपको। उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप घर बैठे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, बुक RS अग्रवाल को शुरू से अंत तक बना सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमको कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम पढ़ना है। ये चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के, झारखंड बोर्ड के, यूपी बोर्ड के या नहीं तो और अदर बोर्ड के, तो सभी बच्चों के लिए यह फ़ायदेमंद है अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो। हालांकि फ़िलहाल जो भी ये क्वेश्चन हम उठा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर झारखंड बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके जो मॉडल सेट है, उनका जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट से ही सेलेक्टेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के लिए मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक को सॉल्व किया है। ये आपका मॉडल सेट 1 आप उल्टा कर देख सकते हैं। अब मॉडल सेट 1 में ही क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। संभवतः आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या कहता है कि ए कोई वेक्टर है आपका जो दिया गया है I वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर दिया गया है। बी वेक्टर आपका दिया गया है 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर, और सी आपका दिया गया है 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। ये 3 वेक्टर दिए गए हैं। फाइंड द वेक्टर d। एक वेक्टर आपको d निकालना है, ये वेक्टर d निकालना है। कहता है कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, जो कि a पर भी परपेंडिकुलर है। यह d वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है a पर भी, और यही d वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है आपका b पर भी। उसके बावजूद आपका एक रिलेशन दिया गया है c वेक्टर डॉट d वेक्टर इक्वल टू 15 दिया गया है। आप याद कीजिए, वेक्टर जब आपको हम पढ़ा रहे थे, वेक्टर का भी अगर आप शुरू से अंत तक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप शुरू से अंत तक देख सकते हैं उसके सारे लेक्चर को। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। अगर डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 0 लिखिए, या डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 लिखिए। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे चाहे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि डी के लिए कोई भी वेक्टर का फॉर्म नहीं दिया गया है, इसका कंपोनेंट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यह जो डी वेक्टर है आपका ai वेक्टर प्लस bj वेक्टर प्लस ck वेक्टर, और इससे बहुत अच्छा ये होगा कि a b के जगह पर हम कोई दूसरा चीज़ मान लें, है ना। a b के जगह पर अगर हम लोग xi वेक्टर, yj वेक्टर और zk वेक्टर मान लें तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि a b c का सिंबल ऑलरेडी यूज किया गया है इस प्रॉब्लम में। क्लियर है? अब इस a का डॉट प्रोडक्ट d के साथ करते हैं तो सिंपल है, x कंपोनेंट जो भी है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू एक्स आपका x हो गया, 4 इंटू वाई आपका क्या हो गया, 4y हो गया। अब फिर उसके बाद 2 इंटू जेड जो हो गया तो 2z हो गया, ये इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर के लिए रिलेशन। अब यदि b वेक्टर डॉट d वेक्टर के लिए हम रिलेशन निकालते हैं तो यह भी आपका 0 के बराबर ही होगा। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पर b को देखिए, ये b हो गया, इसका कंपोनेंट 3 माइनस 2 और 7, और इसका कंपोनेंट x y z, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू एक्स तो 3x लिखेंगे, अब फिर उसके बाद माइनस 2y लिखेंगे, अब फिर यहाँ 7z लिखेंगे प्लस में, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर c आपका दिया गया है और d आपने इसको माना है, और यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट की बात है तो 2 इंटू एक्स, ये आपका 2x हो गया।
अब फिर उसके बाद -1 इंटू वाई तो -y हो गया। अब फिर 4 इंटू जेड तो +4z हो गया, इक्वल टू आपका 15 निकल गया। अब इस तीनों से हमको x, y, z का वैल्यू निकाल लेना है और वही चीज़ हमको यहाँ पर रख देना है, x के जगह पे, y के जगह पे, z के जगह पे। अब निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का सबसे आसान तरीका हमें तो लगता है भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप चाहें इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो किसी विधि से सॉल्व करके आप यहाँ पर x, y, z का मान निकाल लीजिए। लेकिन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये आपका दो इक्वेशन है, x + 4y + 2z = 0 और उसके बाद 3x - 2y + 7z = 0। x हम कोफिशिएंट, x वेरिएबल लेंगे, x का जो भी कोफिशिएंट है इसको ढक देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 = 28, 28 -2 2 जब 4 तो -4 हो गया। उसके बाद y बाय, अब y में जो भी कोफिशिएंट है उसको ढक दिए, अब नीचे से हमको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 6 हो गया, 7 × 1 ये आपका 7 हो गया, इक्वल टू z बाय, अब इसको हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद जो है ऊपर से नीचे यानी कि -2 हो गया, -2 × 1, अब 3 × 4 12 तो -12 हो गया। इस तरह से हमको मिल जाता है x/32, ये मिलता है आपका y/-1 और यहाँ z/-14 इक्वल टू k मान लीजिए। तो इस तरह से x का वैल्यू 32k मिल जाएगा, y का वैल्यू -1k मिल जाएगा और z का वैल्यू -14k मिल जाएगा। अब इस x, y, z का वैल्यू इस तीसरे इक्वेशन में आप रख दीजिए। तीसरे इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं, तीसरा इक्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x है, तो x की जगह पे हम रख दिए 32k रख दिए। फिर कहता है -y है तो -1k रख दिए यहाँ पर। इसके बाद जो है आपका +4z है तो +4 × -14k रख दिए हम, इक्वल टू 15 है तो 15 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 64k + k और यहाँ पर 56k इक्वल टू 15 आ जाता है। अब यहाँ पर 65k ये दोनों ऐड कर दिए, -56k इक्वल टू 15, 65 में 56 को माइनस करेंगे तो 9k आएगा और यह इक्वल टू 15, यहाँ पर k का जो वैल्यू हो जाएगा 15/9 यानी कि 3 5 × 15, 3 3 × 9, 5/3 आपको मिल जाता है इसका वैल्यू। अब इस 5/3 का वैल्यू जो है किसके बराबर, k का मान हमारा 5/3 है। अब हमको यहाँ पर ये x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू इसके नीचे ही लिखेंगे, जगह कमी के कारण हमें ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 32 × k का वैल्यू है 5/3, ये आपका हो गया 0 और 5 × 5 = 16, 160/3। उसके बाद y का वैल्यू -1k तो -5/3 सिर्फ लिख सकते हैं हम लोग, 5/3 लिख सकते हैं। इसके बाद जो है z का जो वैल्यू है आपका देख लीजिए, यहाँ पर -14k है तो -14 × 5/3 कर दिए, तो यह 14 5 जब 14 5 70 तो 70/3 -70/3। अब यहाँ पर जो है x, y, z का वैल्यू आप रख दीजिए, यही d आपका निकल जाएगा, d इक्वल टू 160/3 i वेक्टर प्लस y का वैल्यू जो है -5/3 j वेक्टर प्लस -70 है तो यहाँ पर -70/3 k यूनिट वेक्टर आपका ये वैल्यू d मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये फाइनली हमको क्या हो जाता है, माइनस में मिल जाता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। तो ये आपका पेयर ऑफ लाइन्स यानी दो लाइन के
इक्वेशन आपको दिए गए हैं वेक्टर फॉर्म में, और इसके बीच का एंगल निकालना है। तो अब देखिए इसको निकालना कैसे है। हमको एंगल निकालने के लिए क्या करना चाहिए कि जो भी यह कांस्टेंट के साथ जो भी वेक्टर ये दिया हुआ है सिर्फ उसी से मतलब रहता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है एंगल निकालने के लिए। आप याद कीजिए ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं a प्लस लेमडा बी वेक्टर लिखते हैं, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, और यहाँ पर बी वेक्टर जो है ये क्या है, पैरेलल है। अब ये दूसरा लाइन हो गया आपका, और इसमें कोई दूसरा हम वेक्टर लेते हैं r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर। तो ये दूसरा जो लाइन है आपका लाइन 1 और ये लाइन l, तो इसके पैरेलल में जो है आपका क्या है, b1 वेक्टर है। अब इसके दोनों के बीच का एंगल निकालिए, या आप इसके और इसके बीच का एंगल निकाल लीजिए, बात तो बराबर ही है, दोनों तो पैरेलल ही होता है। ये दोनों पैरेलल है आपका, दोनों लाइन, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, जो एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इसीलिए यहाँ पर हमको सिर्फ जो है ये लेमडा, ये जो b वेक्टर है आपका, इसको हम लोग कुछ दूसरा भी मान सकते हैं, जैसे मान लिए m1, यहाँ पर हमने m1 मान लिया, तो m1 इक्वल टू हो गया i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, और इस दृश्य से देखा जाए तो ये हमारा b वेक्टर है। और यहाँ m2 हमने लिया है, हो जाएगा हमारा 3i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर, जो इस फिगर के हिसाब से हमारा b1 वेक्टर है। अब यहाँ पर एंगल निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर, है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट, और फिर m1 का मैग्नीट्यूड, और फिर ये आपका m2 का मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग मॉड में रखते हैं। क्लियर है। तो अब ये इसका डॉट प्रोडक्ट जो निकालना है आपको, इसका डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका जो x कंपोनेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, 5 इंटू माइनस 1 तो प्लस 5 हो गया आपका, और माइनस 4 इंटू माइनस 2 तो प्लस 8 हो गया। अब इसका आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर ये आपका माइनस 2 का स्क्वायर, इसको रूट के अंडर में डाल दीजिए। अब फिर ये m2 के लिए मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कर दिए। इसी को सॉल्व कर देना है, 8 5 13 3 16 हो गया ये आपका। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आपका रूट 6 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 और प्लस 16, तो ये आपका हो जाता है रूट अंडर 40 हो जाता है। इसको आप ऐड करके देख सकते हैं। तो ये हमको मिल गया क्या कि 16 बाय रूट अंडर 3 इंटू 2, 6 को हमने क्या लिख दिया 3 इंटू 2, और यह 40 को हमने लिखा 10 इंटू 4, यानी कि 4 को 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और इस 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। जितना हो सका इसको हम फैक्टराइज कर दिए। 1 2 3 4 4 टाइम्स हमको 2 मिला हुआ है, तो 1 बाय 16 बाय 2 इंटू 2, 2 गो 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 जो है रूट के अंदर में बच गया, 5 जो है रूट के अंदर में बच गया, ये 4 to 8 बार में, और ये आपका 4 बार में, 4 बाय रूट अंडर 5 या 15, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू आपका 4 बाय रूट 15 आया। इट मीन्स थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 बाय रूट अंडर 15, यही आपका एंगल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस एंगल को निकालने में आपको दिक्कत नहीं हो रही। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि एज्यूम दैट ईच बॉर्न बेबी इज इक्वली लाइकली टू बी ए गर्ल, टू बी ए बॉय और ए गर्ल। यहाँ इक्वली लाइकली कहने का मतलब कि ऐसा इवेंट जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आउटकम्स क्या आने वाला है। तो ठीक उसी तरह से किसी भी बच्चे का जन्म से पहले हम ये नहीं बता सकते हैं कि वह लड़का है या लड़की है, तो इसीलिए इक्वली लाइकली इवेंट ही मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहता है कि इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, किसी एक फैमिली में 2 चिल्ड्रेन हैं, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, दोनों ही लड़कियां होगी अगर यह दिया गया है, क्या दिया गया है, द यंगेस्ट इज गर्ल,
तो यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी लड़की जो है आपका गर्ल है। एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल्स हो। अब देखिए कि किसी के पास जो है 2 बेबी होने का मतलब क्या हो गया कि पहला भी गर्ल हो सकती है, दूसरा भी गर्ल हो सकती है। पहला गर्ल हो और दूसरा जो है आपका बॉय हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला आपका बॉय हो और दूसरा आपका गर्ल हो, उसके बाद पहला भी बॉय हो और दूसरा भी आपका बॉय हो। ये कंडीशन हमारा हो सकता है, इससे से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। अगर यहाँ आप पूछते कि भैया दोनों लड़की होने का क्या चांस है, तो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं कि नंबर ई जो इवेंट है आपका, यह गर्ल 1 G1 G2 दोनों बच्ची जो हैं गर्ल ही हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू हमारा 1 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1/4, यानी कि ये 1/4 दे दी हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, एक दोनों बच्ची जो हैं गर्ल ही हो। अब यहाँ कंडीशन दे दिया है। पहला कंडीशन क्या दिया है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो ई इक्वल टू ये जो है यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब कि सबसे छोटी लड़की जो है आपका गर्ल है। तो यहाँ पर देखा जाए कि सबसे छोटी लड़की गर्ल होने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि G1 G2 ले सकते हैं, और यह आपका B1 और G2 ले सकते हैं, B1 और G2 ले सकते हैं। यही 2 कंडीशन इसके लिए आता है। अब इस दो कंडीशन में आपको यही चुनना है कि दोनों लड़कियां ही हो। ये कंडीशन आपको दे दिया कि भैया आप वैसा ही घर आपको अलॉट किया गया जिसमें छोटी बच्ची जो है आपका गर्ल है, ठीक ना। अब उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि दोनों लड़कियां ही गर्ल हो। बात समझिएगा इसको। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने में प्रोबेबिलिटी जो है क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। एक अब हमारा फेवरेबल इवेंट है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/2 है, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में इसको घुसा के अगर बनाना है, फॉर्मूले डाल के बनाना है, तो नंबर ऑफ ई हम लिखेंगे कितना, यहाँ पर लिखेंगे 2, ई इंटरसेक्शन माफ करेंगे, ये ई हो गया, इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि इसमें और इसमें क्या है कॉमन। यहाँ देखिए तो कॉमन एक ही चीज़ है, G1 और G2 हमारा कॉमन है, यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है किसकी, ई की। अगर यह कंडीशन एफ दिया रहे, ये एफ कंडीशन दिया रहे, तो इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे हम लोग। तो ई इंटरसेक्शन एफ के लिए 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के लिए हमारा 2 इवेंट हैं, तो ये बाय 2 यानी कि 1/2। इतना जो हम लोग बनाएंगे ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि भैया कंडीशन अगर आप दे सकते हैं, दे देते हैं, वैसे ही घर को सेलेक्ट करके दे देते हैं जिसमें छोटी लड़की जो है आप, छोटी बच्ची जो है आपका लड़की ही है, गर्ल ही है। तो ऐसा में से 2 तो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, ये और ये दोनों ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। अब इस 2 में ना सेलेक्ट करना है, तो 2 में सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक है 1/2 आ जाएगा। ये तो सोच के ही बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को धैर्य रखते हुए ये फॉर्मूला का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नियम को यूज करना है, समझ गए। अब उसके बाद दूसरा नंबर जो है आपका कहता है कि यह जो है एटलीस्ट 1 गर्ल है, एटलीस्ट 1 गर्ल। तो एटलीस्ट 1 गर्ल कहने का मतलब कि कम से कम एक लड़की, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, कम से कम एक है, और ये दोनों भी आ जाएगा। एटलीस्ट कहने का मतलब कि कम से कम एक, 2 भी रहे तो चलेगा। तो इसके लिए जो हमारा सेट तैयार होता है, ये G1 G1 B2 और उसके बाद B1 और ये आपका G2,
ये हमको प्राप्त होता है। नंबर ऑफ एफ इक्वल टू हम लोग 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालेंगे तो ये ई जो है आपका G1 G2, एक एलिमेंट इसमें है और एक एलिमेंट इसमें है, जो भी कॉमन होगा उसी को हम लेंगे, यानी कि G1 और यह G2 ये कॉमन एलिमेंट है, जो कि आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको निकालना है E/F निकालना है। अगर ये कंडीशन दिया रहे तो एटलीस्ट वन इज गर्ल दिया रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F लिखेंगे बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F लिखेंगे। अब ये हमारा जो है 1 ही रहा है और यहाँ जो है हमारा 3 हो गया है, तो इस तरह से 1/3 हो जाएगा। तो याद रखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो होता है आपका एक प्रोबेबिलिटी को देकर दायरा सीमित किया जाता है, सैंपल स्पेस को जो है छोटा कर दिया जाता है। अगर आप इसको इस तरह से लॉजिकली भी सोच के देखेंगे तो भी आप टारगेट तक पहुंच जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद इस तरह से फॉर्मूले के आधार पर भी बनाते हैं तो भी आप पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमने जो कुछ समझाने का प्रयास किया है इस प्रॉब्लम के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आता है, 100% समझ में आता है कि 100 से कम समझ में आता है कि 0% समझ में आता है। कमेंट कुछ ना कुछ करते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।